मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई अलवर के ही हीरा उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है सर। स्नातक की पढ़ाई मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में, और परास्नातक की पढ़ाई मैंने इग्नू विश्वविद्यालय से स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में की है सर। 2019 में मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी सर। और मैं 2020 अगस्त में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हूँ सर। जी। आप नौसेना से सेवानिवृत्त। जी सर। भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। सैनो वरुणा सर। सैनो वरुणा। प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह सर एंकर है, एंकर। ठीक। और ये स नो वरुण ये क्या है? ये प्रतीक वाक्य है सर। आदर्शवाद। आदर्श वाक्य। जी सर। भारतीय नौसेना है, इसकी स्थापना कब होती है? तिथि तो नहीं बता पाऊंगा सर फिलहाल तो। इसके इतिहास के विषय में कुछ जानकारी? नहीं सर, इस बारे में नहीं पढ़ा है सर। ठीक है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर सर। चार। भारतीय नौसेना के पास कितनी परमाणु पनडुब्बियां हैं, आपको जानकारी? सर इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ये बताना मेरे लिए संभव भी नहीं है, और मैं इस बारे में स्वतंत्र भी नहीं हूँ कि मैं इस तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसकी जानकारी दूं सर। माफ़ी ठीक। चाहूँगा। तो आप अलवर जिले से। जी सर। अलवर की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर अलवर की स्थापना राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी सर। 1775 में सर। अच्छा। और ये किस वंश से? जी सर। ये किस वंश से थे? राव प्रताप सिंह। जी। ये सर अब तो याद नहीं आ रहा है। नरूका वंश से हो सकते हैं शायद, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। ठीक है। अलवर में एक स्थिति ऐसी आती है जब एक साथ दो शासक राजगद्दी पर बैठते हैं। जी सर। उनका नाम क्या था? सर विनय सिंह के समय पे हुआ था एक बार ऐसा कि दो शासकों को एक साथ राजा बनाया गया था। ये दो। मूसी महारानी जो कि अ, इनकी पड़दायत बख्तावर सिंह की पड़दायत रानी थी। उनका एक पुत्र था विनय सिंह, और एक उनका जो रियल में जो महारानी थी उनका पुत्र था। दोनों को एक साथ राजा बनाया गया था। विनय सिंह के समय की बात है सर। दूसरे शासक का नाम पता है? अभी तो याद नहीं आ रहा सर, पढ़ा तो है बट अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक। कोई। अलवर में एक बाला किला है, जी सर। इसकी क्या विशेषता है? सर ये पहाड़ियों के ऊपर ही बना हुआ है, और इसके ऊपर अभी तक किसी ने मतलब अधिकार नहीं किया है। और इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर अकबर एक बार आके रात में रुके थे। बाकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयों का और उनका कोई वर्णन इसके बारे में नहीं मिलता है। इसका निर्माण हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया था सर। ठीक है। अलवर जिले के लिए औद्योगिक श्रमिक के लिए उत्पादन सूचकांक जारी किए जाते हैं। जी सर। फिर ये किस वर्ष से जारी करने शुरू किए? 2020 सितंबर से सर, जैसा मुझे याद आ रहा है। ठीक। और इसका आधार वर्ष कौन सा? आधार वर्ष सर 2012 किया है शायद बढ़ा के। ठीक है। या तो उद्योग। 20 है या तो 2012 है सर, दोनों में से कोई एक है। मैं अभी पढ़ा भी था बट अभी भूल गया हूँ वो सब बातें। ठीक है, कोई बात। जी सर। उद्योग। उद्योग के क्षेत्र में अलवर जिले का क्या योगदान? सर उद्योग के क्षेत्र में अलवर जिला निरंतर तरक्की करता जा रहा है सर। बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो अलवर का निमराना और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे अपने उद्योग धंधे स्थापित कर रही है। मुख्य रूप से जापानी कंपनियां हैं निमराना में,
और घिलोट क्षेत्र है, यहाँ पे अब जापानी कंपनियाँ स्थापित की गई हैं, जो कि उद्योग के क्षेत्र में एक नवाचार है। यहाँ पे कई तरह के जैसे कि टेक्सटाइल से संबंधित और भी कई तरह के उद्योग धंधों का विकास निरंतर होता जा रहा है सर, और भी आगे संभावनाएँ हैं सर यहाँ पे। औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है इसको सर। ठीक है। जी सर, धन्यवाद, आपका सामान्य परिचय पूरा हुआ। धन्यवाद आगे सर। सुविधा दीप में आमंत्रित रीति का चर्चा जारी जी करें। सर। नमस्ते अर्जुन सर। नमस्ते मैम। सर, रीति क्या है? रीति काल का नाम पड़ा तो रीति क्या है? हेलो, जी मैम, रीति? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी सर, जी मेरा मैम। प्रश्न ये है कि रीति काल में काल के नामकरण के दौरान इसमें रीति शब्द, रीति क्या है? रीति काल ही नाम क्यों दिया गया है इसको? मैम, रीति का जो मतलब होता है काव्यांग निरूपण से है, जिसमें मतलब काव्यांग के लक्षण और उदाहरण साथ में दिए गए थे। उसको मतलब इसमें सम्मिलित किया जाता है रीति काल के अंतर्गत। जो जो ग्रंथ लिखे गए थे उनमें काव्यांगों के लक्षण और उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए थे। यही रीति ग्रंथों की विशेषता है मैडम। जी सर, रीति काल को अन्य कोई नाम दिया जाए तो आप क्या नाम देना चाहेंगे आपके मत के अनुसार? मैम, श्रृंगार काल कहना थोड़ा-सा इसके नज़दीक ही रहेगा, क्योंकि इस बारे में शुक्ल जी भी कहते हैं कि अगर इसको कोई और नाम देना चाहें तो श्रृंगार काल सबसे उपयुक्त रहेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि श्रृंगार काल नाम देने से इसकी जो भक्तिपरक, नीतिपरक और जो वीर गाथात्मक जो रचनाएँ हैं उनके साथ अन्याय होगा, तो सबसे बेहतर जो नाम है वो तो रीतिकाल ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा नाम रखना ही पड़े तो श्रृंगार काल को प्रायिकता दी जा सकती है। जी, तो भक्ति काल कहा आपने, तो भक्ति काल और रीति काल में क्या अंतर है? मैम, भक्ति काल में भक्ति प्रधान थी, वहाँ पे जो काव्य का जो मूल जो भावना थी उसमें अनुभूति प्रधान थी, जबकि रीति काव्य में अभिव्यक्ति प्रधान रही मैम। मुख्य अंतर तो यही है मैम, और भी बता सकते हैं छोटे-छोटे, पर जो हाँ, मुख्य अंतर रहा वो यही था। और अंतर बता इसके अला सकते हैं आप? जी मैम। उस टाइम पे आदिकाल में जो था भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, श्रृंगारिकता का इतना महत्व नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ कृष्ण भक्ति, राम भक्ति में मतलब श्रृंगारिकता दिखाई दी। लेकिन जो मुख्य जो ये था कि रीतिकाल में इतना ज़्यादा श्रृंगारिकता मतलब ज़्यादा श्रृंगारिकता आ गई थी, जो भक्ति काल में नहीं थी। उस टाइम के जो ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें आत्मा-परमात्मा का मिलन को प्राथमिकता थी, जबकि रीतिकाल में नायिका भेद और नायिका का भदेश चित्रण, इस तरह की रचनाएँ और जो ये राज दरबारी संस्कृति से संबंधित है, तो राजाओं को, अपने आश्रयदाताओं को खुश करना उनका मुख्य मकसद था। जबकि भक्ति काल में इस तरह का नहीं था और समाज सुधार उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। जी सर, रीति काल को किन भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है मैडम। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। सर, रीति सिद्ध कवियों के नाम बताएंगे आप, कोई 5 कवियों के नाम? मैम, रीतिसिद्ध कवि मुख्य रूप से तो बिहारी हुए हैं, इनके साथ में बेनी प्रवीण हैं, पजनेस हैं, नेवाज़ हैं, वृंद कवि हैं, सेनापति हैं और भी कुछ कवि हैं मैम। जी सर, बिहारी सत्सई के प्रेरणा स्रोत कौन से ग्रंथ हैं? मैम, बिहारी सस्सई के प्रेरणा स्रोत 3 ग्रंथ माने जाते हैं, आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती और अमृतशतक। और सत्सई परंपरा की हिंदी की पहली रचना कौन सी है? सतसई परंपरा की प्रथम रचना हिंदी में, हिंदी में। हित तरंगिणी कृपाराम की मैम। जी तो सर, सतसही परंपरा में बिहारी का आप स्थान बताइए सर। एक बार फिर से मैडम दोहराएँगे प्रश्न अपना? सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान बताइए। मैम, सतसई परंपरा में बिहारी सतसई जो है आधार ग्रंथ है सतसई की अगर बात करें तो, क्योंकि रामचरितमानस के बाद अगर साहित्य में देखा जाए तो दूसरा जो स्थान आता है बिहारी सतसई का ही आता है। इसमें जो भाषा
और श्रृंगार, नीति और उस तरह के जो दोहे लिखे गए हैं, वो अद्भुत हैं। शुक्ल जी ने भी इनके बारे में कहा है कि इनका एक-एक दोहा जो है, वो साहित्य में अद्भुत वस्तु है, जिसकी तुलना किसी और के साथ नहीं की जा सकती। जी, सही बताया आपने। सर, बिहारी जी, का मैम। कोई प्रकृति चित्रण का दोहा सुनाए। मैम, ऐसे प्रकृति चित्रण के नाम से तो मैं नहीं बता पाऊँगा, 2-4 दोहे मैंने याद किए हैं। दोहे याद करने में थोड़ी-सी मुझे समस्या होती है। मैं कोई बात कोशिश नहीं कर सर, रहा हूँ बट सहज हो तो, याद हो तो आसानी से सुना दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जो याद हो वो सुना दीजिए। कोई नीति का, कोई भक्ति का। हाँ, भक्ति का सुना सकता हूँ मैम। जी सर। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होए। इसमें कृष्ण भक्ति का इन्होंने ज़िक्र किया है कि जिस तरह से मतलब जितना ज़्यादा कृष्ण की भक्ति में आप डूबते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आप हिलते जाओगे। ये भक्ति से संबंधित उनका दोहा है मैम। जी सर, बिहारी सतसई की काफी टीकाएं लिखी गई हैं, जी मैम। तो कोई दो टीकाओं के नाम बताइए सर आप। मैम, सबसे मुख्य तो जो हमने हमारे पाठ्यक्रम में भी पढ़ी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर है। इसके अलावा जी कृष्ण कवि ने लिखी थी, जो उनके दत्तक पुत्र माने जाते हैं। कृष्ण कवि की टीका लल्लू लाल ने लिखी थी, लाल चंद्रिका। अभी तो यही याद आ जी रहा है मैम। जी। आपका अंतिम प्रश्न है कि जी बिहारी मैम। रीति सिद्ध कवियों के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं और रीति मुक्त में घनानंद प्रतिनिधि था, जी तो मैम। आप इन दोनों में आप अंतर, किस प्रकार अंतर बताएंगे। अंतर तो अगर ऐसे देखें तो वही है कि अ, घनानंद जी जो हैं वो मुक्तक कवि हैं और साथ में मुक्त जो इसकी प्रकार रहा है रीति काल का, उससे संबंध रखते हैं, तो उन्होंने रीति का ध्यान नहीं रखा अपने काव्य लेखन में, जबकि बिहारी ने रीति का मतलब कि रीति का ध्यान रखते हुए अपनी रचनाएँ की। हालाँकि उसके बहुत ज़्यादा वो नहीं है समर्थक, लेकिन रीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रचना की है। मतलब एक झुकाव रहता है रीति सिद्ध कवियों का। हालाँकि उसकी पूरी तरह से पालना वो नहीं करते हैं, लेकिन रीति की तरफ उनका ध्यान रहता है। जबकि घनानंद जो हैं रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो उनका रीति से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने मुक्तक रचनाएँ लिखी हैं। जी। रीति से मुक्त, मुक्तक से मेरा तात्पर्य रीति से मुक्त। हाँ, यही तो मैं, हाँ वो तो प्रतिनिधि मुक्त, रीति मुक्त के प्रतिनिधि बोला है ना मैंने, तो इनमें जी आप मैम। और क्या अंतर बता सकते हैं। बढ़िया बताया आपने। और कुछ अंतर याद आ रहे हो तो आप बता सकते हैं। जी मैम, अभी तो बस यही याद आ रहा है। जी सर, कोई नहीं, बढ़िया। चलो, धन्यवाद आपका। बढ़िया रहा अभिव्यक्ति। जी सर, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। मैं सत्यनारायण, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, लेट जुड़ जुड़ पाया। मैं भी इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ। अभी तो अर्जुन का डायरी पे होगा ना, प्रज्ञा जी पूछेंगे इनसे। जी जी दुर्गा जी। हेलो। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते सर। आप डायरी को कैसे परिभाषित करेंगे। मैम, डायरी आधुनिक विद्या की वह रचना है जो लेखक अपने अनुभवों के आधार पर और अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिदिन लिखता है। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि मतलब डायरी है तो प्रतिदिन का एक लेखा जोखा है जो दिन भर में उसने किया। साथ में अगर शाब्दिक रूप में बात करें तो मैम, ये लैटिन भाषा के शब्द डायस से बना है, जिसका अर्थ ही होता है दिवस। दिवस मतलब दिन। तो दिन में जो उसका दिनचर्या रही, जो उसने जी दिन भर में किया, जी वो अपने अनुसार डायरी में लिखता है मैम। जी जी जी, सही कह रहे हैं। अच्छा, इसको और अन्य नामों से किस किस नाम से जाना जाता है। मैम, इसको दैनिकी बोल सकते हैं, दैनिंदिनी बोल सकते हैं, रोज़नमाचा बोल सकते हैं, और भी 1-2 नाम मिलते हैं। फिलहाल तो मुझे 2-3 ही याद आ रहे हैं मैम। जी जी, हाँ सही कह रहे हैं।
इसका प्रवर्तन आप किस युग से मानेंगे? भारतेंदु युग से ही मानना सही रहेगा, क्योंकि उसी के आसपास की जो प्रारंभिक जो डायरी हैं जो उसी के आसपास की मिलती है मैम। तो भारतेंदु युग मानना ही सही रहेगा मेरे हिसाब से। जी जी जी। अच्छा, इसकी उपयोगिता क्या है? डायरी की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता में मुख्य रूप से अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि लेखक अपने अनुभवों को लिखता है उसमें, तो लेखक की जब डायरी प्रकाशित होती है तो जो लेखक या साहित्यकार है उसके मनोभावों से मतलब आगे आने वाले जो साहित्यकार नए लेखक हैं उनको प्रेरणा मिलती है। उनको जानने का मौका मिलता है कि उस साहित्यकार का विचार मतलब किस जी तरह के थे। उनकी प्रेरणादायक बातें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन अनुभव में उसको ला सकते हैं। जी मैम। आपने कोई डायरी पढ़ी है? ये ऐसे तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैम आज थोड़ा-सा मुझे पता था कि डायरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे, तो मोहन राकेश की डायरी का एक पन्ना पढ़ा था सिर्फ़, उससे ज़्यादा जी तो नहीं पढ़ी है मैम। जी जी। वही। अच्छा, आप है जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुँची मैम। फुल टाइम। हेलो, नहीं मैम, मैं आवाज नहीं नहीं आ सुन रही? पा रहा हूँ मैम, नहीं सुन पा रहा हूँ मैम। सवाल ये है सर कि डायरी लिखी ही नहीं। नहीं, क्लियर नहीं आ सर रही ये मैम आवाज़। लीव करके वापस जुड़ जाओ। हेलो, जी मैम, अभी आ रही है, पूछें। अब आपकी जी जी हाँ जी। आप कोई तीन डायरी और डायरी का नाम बता सकते हैं? मैम माफ़ी चाहूँगा, अभी भी आपकी आवाज़ मेरे तक अच्छे से पहुँच नहीं पा रही, प्रश्न ही क्लियर नहीं होता है। आप माइक ऑफ अर्जुन जी रखिए आप जब माइक बोलिए। बंद करें और मैम को बोलने दीजिए, सुन लीजिए, थोड़ा आवाज आ जाएगी। जी सर। हमारा प्रश्न ये है कि आप कोई तीन डायरी ले और उनकी प्रश्न आपका सुनाई तो नहीं दिया मुझे, बट जैसा मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा लग रहा है शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किन्हीं 3 डायरी लेखकों के नाम बताइए। अगर मैं सही हूँ तो मैं बताऊँगा। जी जी यही जी प्रश्न मैम। है, यही प्रश्न है। जी, जी मैम, मैं बताता हूँ। घनश्याम दास बिड़ला डायरी के कुछ पन्ने, जो कि उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के अनुभव शायद उसमें शेयर किए हैं अपने। इसके अलावा धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, दिनकर की डायरी, हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी, श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी। जी मैम। सर, आप किन्हीं डायरी की किन्हीं तीन विशेषताओं को बता सकते हैं? डायरी में किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किन्हीं तीन? जी मैम। सबसे पहला तो मैम डायरी जैसा कि नाम से ही मैंने प्रारंभ में बताया था कि ये दिवस का वर्णन है इसमें, तो डायरी लेखन में सबसे मुख्य बात तो यही रखनी चाहिए कि डायरी लिखते समय मतलब उस दिन का वर्णन उसी दिन करना है। आप ऐसा नहीं कि आज की डायरी आप 2 दिन, 3 दिन या 1 महीने बाद लिख रहे हैं, तो सेम डे का वर्णन उसी दिन कर देना है, चाहे रात में सोने से पहले करें बट उसी दिन करना है। दूसरा ये है कि लेखक जो है तटस्थ होना चाहिए, अपनी जो जीवन में जो घटित हुआ है दिन भर में, उसको लिखते समय उसमें कल्पना का समावेश ना करते हुए जो वास्तविक स्थिति है, जो उसने भोगी है, उसको लिखना है। साथ में लेखक जो मुख्य डायरी का जो मैंने पढ़ा मैम, ये है कि लेखक जो प्रारंभ में जो डायरी लिखता है, वो अपने लिए लिखता है। उसका उद्देश्य उसका प्रकाशन या उसको पॉपुलर करना या विख्यात करना नहीं होता। तो अपने अनुभवों को लिखना होता है, उसमें तो तटस्थता रहना उसमें ज़रूरी है। जी जी जी, सही कह रहे हैं। और कालक्रम अच्छा, का भी ध्यान बताइए रखना है। डायरी की भाषा कैसी?
जी जी, कालक्रम का ध्यान रखना है। तो इसकी भाषा भारी। मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुँच नहीं पा रही है। सुन पा रहे हैं मैम? आवाज नहीं आ रही? हम सुन पा रहे हैं सर, नहीं आ रही आज। बाकी कट कट सभी के आ रही सदस्य सुन हेलो। पा रहे हैं क्या? नहीं, अर्जुन जी की तो नहीं आ रही, मैडम की कट कट के आ रही है, अर्जुन जी जैसी आपको आपकी आ रही है आवाज वैसी हमें आ रही दोनों है। की। जी मैम, फिर से प्रयास हेलो। करें, शायद मैं सुन पाऊँ। जी मैम। हाँ, ये पूछ रहे थे कि डायरी की भाषा कैसी होनी चाहिए। डायरी की भाषा जो मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँगा इसका मैम, कहीं पढ़ा तो मैंने नहीं है, बट जो मुझे अनुभव लगा मतलब कि कैसी होनी चाहिए, तो जैसा मैंने बताया कि डायरी लेखक अपने लिए लिखता है। उसका उद्देश्य उसको प्रकाशित करवाना, मुख्य उद्देश्य प्रकाशित करवाना या लोगों तक पहुँचाना नहीं है। तो उसकी भाषा मेरे हिसाब से तो ऐसी होनी चाहिए जो उसको समझ आ सके, अपने विचार अपनी भाषा में उसको अभिव्यक्त करने चाहिए डायरी में। किसी और के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से भाषा होनी चाहिए। जी जी, सही कह रहे हैं। अब एक हम डायरी का नाम बताएंगे, आपको लेखक का नाम बताना है अगर याद हो तो। वाराणसी की डायरी। वाराणसी की मा डायरी। माफ़ी चाहूँगा मैम, ये नहीं पढ़ा मैंने कभी। कोई कोई बात नहीं सर। ठीक है सर, अब हमारे प्रश्न खत्म होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अर्जुन जी आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ।